viewer, Namaskar. Today we learn arid soil. This is the last soil type of the topic under classification of soils. In arid soil, first of all we discuss introduction of them, then texture or content, then crops or produce, and in the last we'll discuss about distribution or areas of these soils. First of all, we'll learn these major points related to the introduction. So let's start this point. Soils which are found in the arid or desert regions are known as arid or desert soil. मतलब साफ है कि यह मिट्टी मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुभूमि में, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस दे आर सैंडी सो दे आर ऑल्सो नोन एज सैंडी सॉइल्स. पूर्व के भांति जिस तरह से पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो मिट्टियां हैं वह उसके गुण के आधार पर, उसके टेक्सचर के आधार पर उसका नामांकन होता है, क्षेत्रीयता के आधार पर उसका नामांकन होता है. ठीक उसी तरह से इसके टेक्सचर्स के आधार पर भी इसका नामांकन सैंडी सॉइल्स के रूप में होता है. तो अगला पॉइंट है दे आर लोकली कॉल्ड भूड़ इन राजस्थान एंड कारी इन केरला कोस्ट. राजस्थान में इसे भूड़ के रूप में जाना जाता है. आप हिंदी में भी देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, काड़ी का भी हिंदी लिखा हुआ है. तो यह इसका लोकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम है. तो इसे भी आपको जानना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. अगला पॉइंट है ड्यू टू ड्राई एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, थर्मल वेदरिंग एंड विंड इरोजन लाइक एक्सोजेनिक और डेनुडेशनल प्रोसेसेस आर हाई इन दिस रीजन. चूंकि आप इससे पहले वाले पॉइंट में सुन चुके कि यह मरुस्थलीय प्रदेश में मिलता है या शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेश में इसका विस्तार होता है. तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका मतलब है कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वह निश्चित रूप से क्या होगा, ड्राई होगा, शुष्क होगा. एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, और बहुत ही उच्च तापमान का क्षेत्र रहा होगा. तो इस वजह से क्या होगा, उच्च तापमान मिलने के कारण, शुष्क प्रदेश होने के कारण जो वहाँ का पेरेंट्स रॉक है या बेड रॉक है उस पर आपको एक्सोजेनिक, जिसे हम डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस भी कहते हैं, हिंदी में इसको बाह्य प्रक्रिया या अनच्छादन प्रक्रम के रूप में हम जानते हैं, जिसके दो प्रकार होते हैं. एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन. अनच्छादन एवं अपर्दन, ये अनच्छादन एवं अपर्दन ही ये एक्सोजेनिक और डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के अंतर्गत आते हैं. जिसमें क्या होता है, जिसमें थर्मल वेदरिंग की वजह से और विंड इरोजन की वजह से इस जगह पर, चूंकि यहाँ ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए यहाँ फ्लूवियल या सरफेस वाटर का कोई रोल नहीं होता है. यहाँ खास करके जो टेम्परेचर है उसका रोल होता है. हाई टेम्परेचर मिलने के कारण क्या होता है कि यहाँ के बेडरॉक्स में टूट फूट होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, वह धीरे धीरे टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वह बिखर जाता है, और फिर उस पर जो विंड है वह काम करना शुरू करता है तो वह इरोड हो जाता है, वहाँ से इरोड होके स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है. तो कहने का मतलब है एक तो वेदरिंग है जो स्टैटिक प्रोसेस है, जो स्थिर प्रक्रम है, जिसमें चट्टान मात्र टूटता है, धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ती है. लेकिन इरोजन जो है, इरोजन में टूटता भी है और वह स्थानांतरित भी होता है, ट्रांसपोर्टेड भी होता है, और वह उस आसपास में
धीरे धीरे मिट्टियों के रूप में फैल जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बाह्य प्रक्रम है, इस बाह्य प्रक्रम के अंतर्गत थर्मल वेदरिंग मुख्य रूप से और विंड इरोजन काम करती है, और इस वजह से वहाँ के जो पेरेंट्स रॉक है वह टूट के धीरे धीरे महीन कण में परिणत हो जाता है, बालू में परिणत हो जाता है, और इस तरह के मिट्टियों का विकास होता है, निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हेंस इन इंडिया द लार्ज स्ट्रेच ऑफ सैंडी सॉइल्स इज इन द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज which developed on the bedrock of red sandstone due to exogenic process। चूंकि हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है आपको ये संपूर्ण इलाका, ये लार्ज स्ट्रेच ऑफ सैंडी रीजन, बालू का एक विस्तृत मैदान, ये रीजन है जो अरावली के वेस्टर्न साइड में, यहां अरावली इस तरह से है, तो ये अरावली के वेस्टर्न साइड में आपको इसका विस्तार मिलता है। अब यहां का जो बेड रॉक है, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय पठारी इलाका है, इसके बेस में रेड सैंडस्टोन का चट्टान मिलता है। तो वह जो मूल चट्टान है, मौलिक चट्टान है, उस पर जब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस या बाह्य प्रक्रम काम करती है तो वह टूटती फूटती है और वह धीरे धीरे मिट्टियों के रूप में परिणत हो जाती है। लेकिन यहाँ मिट्टी किस तरह का मिलता है? बालुई मिट्टी अर्थात मृदा, सॉइल्स, इस रूप में यहाँ मिलती है, जिसके मोटे मोटे कण होते हैं। Since they are developed from red sandstone, so they are mostly red in color with light brown shades। चूंकि इस मिट्टियों का विकास, इस बालू का विकास जो है, जो बेस में रेड सैंडस्टोन का आधार चट्टान है, उस पर अनाच्छादन और अपर्दन प्रक्रिया के कारण इसका विकास होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी लाल होती है और इसमें भूरे रंग के बालू भी मिले होते हैं। अगला है दे आर लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस। चूंकि ये ड्राई रीजन में मिलता है, इसलिए यहाँ आपको लैक ऑफ मॉइस्चर होता है। यहाँ इस मिट्टी में आर्द्रता का नितांत अभाव होता है और ह्यूमस की भी कमी होती है। ह्यूमस के बारे में पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि यहाँ के जो उद्भिज है, यहाँ के जो वनस्पति है, उसके जो अवशेष है, जीवावशेष है, जीव जंतुओं के अवशेष है, वह जब मिट्टी में मिक्स होता है वही ह्यूमस होता है। तो इसका तो वहाँ अभाव होता, चूंकि वहाँ वेजिटेशन कवर है ही नहीं। The lower horizons of the soils are occupied by hard red sandstone and conker because of the presence of calcium content downwards. This layer in the bottom horizon is compacted and non-porous, which does not let the water to infiltrate or enter, causing flood-like situation now even in low to medium rainfall। पिछले वीडियो में जब हम लोग सॉइल प्रोफाइल्स पढ़ रहे थे तो जो मिट्टियों का अलग अलग हॉरिजन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जिसको मृदा परिच्छेदिका भी हिंदी में कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग हॉरिजन्स को देखा था। और इस हॉरिजन की ही बात यहाँ हो रही है कि इसके जो लोअर हॉरिजन है उसमें हार्ड रेड सैंडस्टोन का परत मिलता है और कंकर का परत मिलता है।
और कंकर में जो है खास करके कैल्शियम कंटेंट की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से क्या होता है कि यह लेयर बहुत कंपैक्टेड होता है, घना होता है और साथ ही नॉन पोरस होता है, मतलब उसमें पानी आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। यहाँ चूंकि बालू का ये क्षेत्र है, जैसे ही वर्षा का बूंद पड़ता है वह पानी तो गायब हो जाता है, या तो एवेपोरेट हो जाते हैं ज़्यादा तापमान मिलने के कारण, या अंदर प्रवेश करता है। लेकिन अंदर जब प्रवेश करता है तो उसे अंदर में अधः स्तर में उसको ये कड़ा चट्टान का लेयर मिलता है जिस पानी को वो अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। और यही कारण है कि आज राजस्थान में हल्की बारिश भी होती है, मध्यम क्रम की बारिश भी होती है तो बाढ़ सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह बहुत अंदर तक परकोलेट करके या एंटर करके नहीं जा पाता है। वह 1 से 1.5 फीट के नीचे ही वह ये रेड सैंडस्टोन का बेसिक चट्टान मिलता है। अगला है अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो इज नोन एज एन ओएसिस। आप ओएसिस जीएस क्लास में अभी हैं और इसी उद्देश्य से मैं इस क्लास का भी नाम ओएसिस रखा। ओएसिस अर्थात मरु उद्यान। मरुस्थल में दूर दूर तक बालू ही बालू दिखती है। कहीं कहीं जो पुल्स होते हैं, कहीं कहीं जो जल स्रोत होते हैं, उसके आसपास आपको वातावरण हरा भरा होता है। आप यूं कह लें कि वह एक तरह से द रेज ऑफ होप होता है। वह उस वीरान क्षेत्र में आशा की किरण होती है जहां से गुजरने वाले कैरावेंस, जहां से गुजरने वाली जो जीव जंतु है वह अपने प्यास को तृप्त करता है और उसे वहाँ पेड़ पौधे के छाया नसीब हो पाता है। तो कहने का मतलब है इस क्लास का नाम ओएसिस है और ओएसिस एक फीचर्स जो है वह आपको मरुस्थलीय प्रदेश में इस डेजर्ट लैंड में मिलते हैं। अगला हम देखते हैं टेक्सचर एंड कंटेंट। दे आर सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर एंड रिच इन फॉस्फोरस along with calcium but poor in nitrogen and humus। इसके बारे में मोरलेस हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। तो ये इसका जो टेक्सचर होता है सैंडी होता है, इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम की अधिकता होती है लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इन सम एरियाज साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई and common salt is obtained by evaporating the water. Rajasthan has India's biggest inland salt production lake which is known as Shambar Salt Lake। ये आपको प्रायः बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे जो बड़ा साल प्रोडक्शन लेक है वह कहाँ है तो और कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वह राजस्थान में है और उस लेक का नाम है शांभर साल्ट लेक। या ये भी पूछा जा सकता है इसको दूसरे ढंग से कि खारा पानी का सबसे बड़ा झील भारत में कहाँ है और कौन सा है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो इन इलाकों में पानी को एवेपोरेट करके वाष्पित करके वहाँ जो कॉमन साल्ट जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं उसको वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो गई बात आपको टेक्सचर एंड कंटेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस के बारे में। दे आर जनरली अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बट आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। कि यह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए कतई सुटेबल नहीं होता है, लेकिन जहाँ आपको ओएसिस क्षेत्र है, जहाँ आपको कुछ पुल्स है, जहाँ पानी का स्रोत है, उस आसपास में खेती किए जाते हैं। और राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल जो एशिया का भारत में सबसे बड़ा मैनमेड कैनाल है
के माध्यम से भी बहुत बड़े क्षेत्र में इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध होती है और उस कैनाल के जो है दोनों साइड खेती की जाती है। उसमें आपको ज्वार, बाजरा, कॉटन, व्हीट एंड राइस, ज्वार बाजरा मिलेट्स में आते हैं। तो ये सारे वहाँ के पैदावार हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एरियाज के बारे में। दे आर मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, मतलब ये राजस्थान का ये पूरा क्षेत्र है। वेस्टर्न जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट बढ़ेंगे इसकी जो है गहनता बढ़ती जाती है। अगला है दे आर ऑल्सो फाउंड इन सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। आप सौराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे इस इलाके में और कच्छ रीजन में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा है सौदर्न पंजाब, इधर पंजाब से साउथ में देखेंगे तो इसका विस्तार मिलता है इस सॉइल का। एंड इन द न्यू एक्सपेंशन ऑफ एरिड रीजन ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का चूंकि मरुस्थलों का विस्तार दिनानुदिन होते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, इस वजह से यह आपको साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश तक फैल चुका है। ये रहा आपको डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज के बारे में। ये आज अंतिम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के अंदर सॉइल टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ा जो एरिड या डेजर्ट सॉइल था। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।